मित्रों नमस्कार। मैंने पिछले आपको लेक्चर में बताया कि स्वीकृत का स्कोप क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा एक्ट में स्वीकृति की क्या स्थिति है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 17 में स्वीकृत को परिभाषित किया गया है। ये धारा ही कहती है, मैं उसको तोड़ के बता रहा हूँ और धारा आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए, ये कहती है कि वह मौखिक या लिखित कथन जो कैसा हो। दो चीज़ देखिए, ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, कथन हो सकता है, ठीक है। जो कैसा हो, जो ऐसा हो जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करा दे। ठीक, अब किसके द्वारा कहा गया हो, तो ये कहती है कि जो आगे की धाराओं में बताए गए हैं ये भी जो है स्वीकृत में पढ़े जाएंगे। तो ऐसा कोई भी मौखिक या लिखित कथन होना चाहिए जो किसी विवादित तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करा दे, और क्या हो, ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया हो जो आगे के धाराओं में दिए गए हैं। तो व्यक्ति और परिस्थितियां आगे की धाराओं में दी गई हैं, वो बताया इसने, उसको भी स्वीकृत कहा जाएगा। और स्वीकृत परिभाषा क्या हो गई कि जो भी आगे की धाराओं में जो व्यक्ति ने कहा हो, जिन परिस्थितियों में कहा हो, तो बेसिक क्या हो गया, कि कोई भी ऐसा कथन जो लिखित हो या मौखिक हो, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का कोई अनुमान इंगित करा दे, तो वह जो है स्वीकृत पढ़ी जाएगी, स्वीकृत कही जाएगी। अब किनके द्वारा कही गई हो वह आगे की परिस्थितियों में, और किन परिस्थितियों में कही गई हो वो आगे जो है आपको 18, 19, 20 धारा में मिलेगा। ये 3 धाराएं हैं 18, 19, 20, जो ये बता देती हैं आपको कि किन व्यक्तियों द्वारा किन परिस्थितियों में अगर कहा गया है तो स्वीकृत की परिधि में वो आएगा। तो ये प्रकार से आप कह सकते हैं 17 में डिफाइंड है और 18, 19, 20 भी इससे सीधे सीधे कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वो इस धारा का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये धारा कहती है कि आगे के धाराओं में जो व्यक्तियों द्वारा और उन्हीं परिस्थितियों में कही गई हो तो ये स्वीकृत मान ली जाएंगी। एक चीज आप देख लें कि उन्हीं व्यक्तियों द्वारा जिनका संदर्भ आगे है और ऐसी ही परिस्थितियों में अगर वैसा व्यक्ति उन परिस्थितियों में नहीं कहता है तो स्वीकृत में नहीं आएगा। दो उसके इंपॉर्टेंट कंडीशन आप देखेंगे, क्या कि वैसा व्यक्ति वैसी, सपोज परिस्थितियां तो वही हैं लेकिन व्यक्ति वह नहीं है तो स्वीकृत नहीं पढ़ी जाएगी, या व्यक्ति वह वही है परिस्थिति भिन्न है तो वह स्वीकृत नहीं पढ़ी जाएगी, या व्यक्ति वह वही है स्वीकृत भी परिस्थितियां भी वही हैं लेकिन वह कोई अनुमान इंगित नहीं करा रहा है विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में, तो उसे भी स्वीकृत की परिभाषा में नहीं पढ़ा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने आपको बता दिया, ये परिभाषा इसकी हो गई। आप उसको धारा में पढ़ लेंगे वही चीज आपको मिल जाएगी जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखें, थोड़ा सा एक चीज बता दें आपको, क्या कहता है ये कि यह नहीं कहता पूरी धारा में कहीं भी, जो धारा 17 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, वह यह कहीं नहीं कहती कि किसके विरुद्ध पढ़ी जाएगी किसके विरुद्ध नहीं पढ़ी जाएगी, ये नहीं कहता। वो ये कहता है सीधा सा कि कोई भी व्यक्ति जो बताए गए हैं उनके द्वारा किया गया कथन उन परिस्थितियों में किया गया है तो वह, और जो अनुमान इंगित कराता है विवादित तथ्य के सुसंगत तथ्य के बारे में, वह जो है स्वीकृत की परिभाषा में पढ़ा जाएगा। ये धारा सिर्फ इतना कहती है। मीनिंग देयर भाई कि ऐसा भी हो सकता है कि स्वीकृति जो व्यक्ति करता है उसके पक्ष में पढ़ ली जाए, ऐसा भी हो सकता है जो कि आगे आपको अपवाद में बताया जाएगा। लेकिन सामान्य नियम क्या है, क्योंकि जनरल कंडीशंस में ये माना जाता है, अगर देखिए थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए आप, अगर हम इस बात को परमिट कर देंगे कि सामान्य परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति अपने द्वारा की गई स्वीकृत को न्यायालय में साबित कर सकता है, तो इसका लाभ क्या लेगा वो, इसका लाभ लेगा कि अगर उसे पता है कि मुझे ऐसा कोई अपराध करना है या मुझे कोई ऐसा ट्रांजैक्शन सिविल का करना है तो उसके लिए पहले से ही वो कहीं ना कहीं अपने एक रिकॉर्ड में बना लेगा, या मौखिक कथन किसी को कर देगा, या अपनी डायरीज में कहीं कुछ एंट्री कर लेगा और बाद में बता देगा कि साहब देखिए मैं तो ऐसे कह के चल रहा था, तो वह उसका लाभ लेना चाहेगा। तो एक व्यक्ति अपने ही मामले में साक्ष्यों को गढ़ने ना पाए, इसलिए यह नियम बनाया गया कि सामान्य परिस्थितियों में स्वीकृति करने वाला व्यक्ति स्वीकृत को साबित नहीं करेगा और वह उसके पक्ष में नहीं पढ़ी जाएंगी, और वह जो है अपोजिट पक्ष का जो व्यक्ति है वही उसका स्वीकृत का लाभ ले सकता है। ये मैंने आपको बताया। अब देखिए चीज और समझ लीजिए आप, स्वीकृति जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये दिमाग में बैठा लें। क्यों नहीं है कंक्लूसिव प्रूफ? क्वेश्चन उठता है, सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है, वह उसके खिलाफ पढ़ी जाएगी लेकिन कंक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं कंक्लूसिव, वो हम बता दें आपको। इसलिए कि अगर आप उसको कंक्लूसिव एविडेंस के दायरे में डाल देंगे तो कभी ऐसा भी हो सकता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से कि जो व्यक्ति ने जो स्वीकृति दी थी वो किसी ऐसी परिस्थिति में थी जिसमें उसका आशा ऐसा कुछ था ही नहीं, और किसी दबाव में आकर या किसी परिस्थितियों में आकर उसने ऐसा कह दिया था, वह उसकी सही बात नहीं थी, उसके दिल की बात नहीं थी,
वह जो उससे सहमत नहीं था, जो उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर है या जो उसके द्वारा कहा जाना बताया जाता है, तो वह अपने बातों को स्पष्ट भी कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वीकृति कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कंक्लूसिव प्रूफ आपको पढ़ा चुका हूं। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है आपको याद होगा। कंक्लूसिव प्रूफ वो प्रूफ है जिसको साबित करने के बाद उसके जो तथ्य जो साबित कर रहा है उसको फिर डिनायल करने के लिए या उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए किसी अन्य साक्ष्य को लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, वो है कंक्लूसिव प्रूफ। तो अगर आपने स्वीकृत को कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया, अब आप प्रोसीड कर गए, किसी आदमी का कन्विक्शन कर दिया थोड़ी देर के लिए, और आपने उसको वह चीज़ों को एक्सप्लेन करने का मौका न दिया जिस परिस्थितियों में उससे वह स्वीकृति हो गई थी, चाहे किसी गलती बस चाहे दबाव बस, जो उसके खिलाफ साक्ष्य पढ़ लिया गया, इसलिए उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि कंक्लूसिव प्रूफ की श्रेणी में इसको नहीं माना जाएगा। सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है, पढ़ा जाएगा। अब देखिए प्रिजम्पशन आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लें आप। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के द्वारा कोई स्वीकृति की गई और ऑन रिकॉर्ड है कि इसकी स्वीकृति है, या वो न्यायालय में कहता है या बाहर भी कह सकता है, स्वीकृति दो, देखिए एक चीज़ फिर से समझ लीजिए आप कि स्वीकृति जो है न्यायालय के बाहर भी हो सकती है और न्यायालय के अंदर। सपोज जैसे मैंने आपको बताया किसी प्लेंट का डब्ल्यूएस दाखिल हो गया, तो जो प्लेंट में आपने कहा वो स्वीकृति हो गई, जो डब्ल्यूएस में आपने अगर कहा दिया उसके जो पैराग्राफ थे उसका डिनाइल नहीं किया तो आपकी स्वीकृति हो गई। तो ये कोर्ट के अंदर की है, कोर्ट में जिरा हो रही है, कोर्ट में बयान हो रहा है, उस समय कोई स्वीकृति आप कर रहे हैं, वो भी कोर्ट के अंदर की है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी स्वीकृति जो उसको करने वाला व्यक्ति ने इन मामलों की प्रोसीडिंग के पहले कहीं किया था, स्टार्ट होने के पहले, तो आउटसाइड हो गया, कोर्ट के बाहर की स्वीकृति हो गई। तो ऐसे मामलों में जिस व्यक्ति से वो की गई उसको न्यायालय में बुलाना पड़ेगा और न्यायालय में बुला के उसको साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने इस व्यक्ति से इस प्रकार की स्वीकृति की थी। और वहाँ पे क्वेश्चन एक प्रकार अलग, तो दो प्रकार की स्वीकृतियाँ उठ सकती हैं दो स्टेज पे, एक न्यायालय के अंदर भी उठ सकती है और न्यायालय के बाहर भी हो सकती है। दोनों को साबित करने का तरीका अलग अलग होगा। अगर न्यायालय में पक्षकार कोई चीज़ को कोई एडमिटेड करके चल रहे हैं तो फिर उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा साक्ष्य लाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा साक्ष्य है जो बाहर कहा जा रहा है और उसको पार्टी कहती नहीं मैंने जैसा स्वीकृति नहीं दी थी, तो उसको बुला के आपको कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल आपको ये बात कहनी पड़ेगी कि इनकी ऐसी स्वीकृति थी। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा था पहले पॉइंट पे आ गया। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्रिमिनल केस चला, एक क्रिमिनल केस में ये कहा गया कि इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जहर दिया और ये बात आई एविडेंस में कि साहब इन्होंने जहर इस दुकान से खरीदा था। और जहर सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जहाँ जिस दुकान से जहर खरीदा गया वहाँ के पेपर लगे हुए हैं कि इन्होंने यहाँ से दवाइयाँ ली थी जहर की, और वो जो जहर खरीदा गया उसमें कुछ सिग्नेचर थे जिससे साबित हो रहा था कि हाँ ये जो है जहर इन्होंने यहाँ से दुकान से खरीदा। तो ये इनका स्वीकृत की शर्त में आ गया, क्योंकि वह जो काउंसिल है, प्रोसिक्यूशन जो है वो ये कहेगा कि साहब देखिए ये जहर है, ये इनको दिया गया, इसकी पत्नी को ने ये जहर खाया, ये मर गया, इसने दिया, इसके खाने के उपरांत खिलाने के उपरांत औरत मर गई और यह जो है इन्होंने यहाँ से खरीदा था। तो यह क्या हो गया, खरीदा था, ये उसका कंडक्ट आ गया, इस स्वीकृत की डेफिनेशन में आ गया। क्यों? क्योंकि इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है। विवाद क्या था? विवाद इस बात का था कि इन्होंने अपनी पत्नी को जहर देके मार डाला, यही तो मेन केस ये था कि मार डाला जहर देके, तो वो जहर से डायरेक्ट रिलेटेड हो गया। अगर और यह भी आ रही है स्वीकृत कि हाँ साहब इन्होंने एक यहाँ की जहर की पुड़िया यहाँ से खरीदी थी, अब अगर वहाँ पे साइन है लेते समय तो यह हो सकता है कि जो मुलजिम है उस बात का डिनाइल न कर सके, क्योंकि सोचते उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, आजकल हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है, वहाँ के पर्चे पर उसका साइन है, वहाँ के पर्चे पर उसके फ़ोन नंबर लिखे हैं, तो कैसे कह देगा कि मैंने यह चीज़ मैंने जहर या इस दुकान से नहीं खरीदा। तो उस स्थिति में उसको उस बात को एडमिट करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ उसे काउंसिल को एज अ लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसको इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए कि हाँ साहब ये जो जहर है मैंने इस दुकान से खरीदा था, ये मेरा फ़ोन नंबर है, यह बात सच है जो प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि यह जहर में, चूँकि प्रिपरेशन में भी आएगा, आप देखेंगे मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि प्रिपरेशन में भी आ जाएगा उसके कि वहाँ से उसने खरीदा। अब जब ये साक्ष्य आ गया तो अगर इसको एडमिट कर लेता है कि हाँ साहब मैंने साथ जहर यहाँ से खरीदा था, तो आगे उसको अपने मुकदमे को लड़ने में आसानी रहेगी। हाँ साहब फ़ोन नंबर मेरा है, क्योंकि उसको डिनाइल नहीं कर पाएगा, आगे फंसेगा वो, क्योंकि उसके रिकॉर्डिंग है, पर्चे हैं, फ़ोन नंबर है, पूछा जाएगा भाई आप क्या फ़ोन नंबर, आपका पर्चा, आपके ये सिग्नेचर इस पर कहाँ से आ गया दुकान पर लेते समय, तो आप आगे आप टफ हो जाएगा मुकदमा, आप उसको एडमिट कर लीजिए हाँ साहब मेरे। लेकिन अब देखिए कोर्ट वही कहती है, कोर्ट कहती है कि ये तो प्रिजम्पशन हो गया। अब अगर कि आपने ऐसा किया होगा, चूंकि आपने खरीदा है, आप उस औरत के पति हैं, आप पास अपॉर्चुनिटी थी, तो एक उसका प्रिजम्पशन हो गया कि ऐसा हो सकता है। तो इस प्रिजम्पशन को अगर आपने डिनाइल ना किया और उसको क्लियर ना किया कोर्ट के सामने के साथ, देखिए, तो वह आपके खिलाफ सजा का पर्याप्त आधार बना सकती है कोर्ट
कि देखिए ये ऐसा है, इन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, इन्होंने उस सर्कमस्टांसेस को नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में जहर इनके द्वारा खरीदा गया था, और चूंकि जहर इन्होंने खरीदा और ये प्रूव्ड हो गया तो ये इनका बर्डन था, यही बता सकते थे कि क्यों खरीदा, किन परिस्थितियों। तो इस समय आपको ये बता देना चाहिए न्यायालय को कि मैंने इन परिस्थितियों में ये जहर खरीदा था। क्या परिस्थितियां थी साहब? चूहा मेरे घर में बहुत ज़्यादा लग रहे थे, मैं घर में चूहा मारने के लिए दवा ले गया था। देखिए आ गया, तो आपका मोटिव वहाँ से चेंज हो गया। आपने, आपका जो स्वीकृति थी, जो सहमति बन गई थी, जो पेपर आप डिनायल करके नहीं चल पा रहे थे, उनको आपने जो एडमिट किया था, तो उस एडमिशन को कि हाँ ये मेरे द्वारा खरीदे गए जहर थे, मैंने इसको खरीदा था, मैं इसको घर ले गया था, जो आपका एडमिशन है उसका आपने स्पष्टीकरण दे दिया। अब यही कहने का मतलब क्या था कि आपके खिलाफ कोई अगर अनुमान आ रहा है तो आप उसका रिबटल कर सकते हैं, तो रिबटल की अपॉर्चुनिटी आपको कोर्ट देगी, ये कहने का इसमें आशय था। तो जो अनुमान लगाए जा रहे थे आपके खिलाफ, वो कोर्ट वहां से हट गई और कोर्ट के दिमाग में क्लियर पिक्चर आपके मामले की पढ़ने लगे। तो ये आपका ये स्वीकृति होती है। एक चीज और आप समझ लें मित्रों, जो बेसिक लॉ है बता दे रहा हूं आपको, उसको समझिए थोड़ा सा। देखिए स्वीकृति जो है वो पार्ट में एडमिटेड नहीं की जाती। स्वीकृति या तो एज होल एडमिटेड की जाएगी इन एविडेंस, अदरवाइज इन होल इट विल बी रिजेक्टेड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि संदेह को न्यायालय नहीं ग्रहण करेगी। अगर उसका अंश है तो अंश कनेक्ट कहां से हो रहा है? अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो एक पार्ट में स्वीकृति अगर आप देने का प्रयास कर रहे हैं तो वह स्वीकृति जो है साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी, या तो पूरी की पूरी रिजेक्ट होगी या तो पूरी की पूरी एडमिट होगी। एक बात ये समझ ले। दूसरी चीज एक और समझिए, जब आप किसी स्वीकृति के आधार पर कोई चीज लेकर चलना चाहते हैं कि आप कि इसके साथ देखिए इन्होंने ऐसा कहा था, अब इससे बंधे हुए हैं, तो फिर वह क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोर्ट उस पर रिलाई कर रही है तो फिर उसको एकदम स्पष्ट रूप से आप न्यायालय सामने लाएं। तो पार्ट में नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये स्वीकृति की एक मैंने आपको बातें बताई, जो स्वीकृति का महत्व आपको बताया गया। अब आप आगे देखेंगे तो आगे की आपको जो धाराओं में जो चीज़ें मिलेंगी वो मिलेगी कि किन परिस्थितियों में किन के द्वारा अगर कहा गया है तो वह स्वीकृति साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी। आप इसको अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।